जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 17 फरवरी को फर्स्ट मीटिंग का पेपर हो चुका है कांस्टेबल का, और पेपर भी आ गया है आप लोगों के सामने। तो जिसका पेपर अभी सेकेंड मीटिंग में है और जिसका पेपर कल है, वो अब पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका गुणांक तो आप लोगों को पता ही है कि 300 अंक का होता है। तो हम पहले पेपर देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं और पेपर बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं कह सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा आसान भी कह सकते हैं। तो यहाँ से पोर्शन हमारा शुरू होता है मैथ का। मैथ में देखेंगे जैसे बोडोमास का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे जैसे बोडोमास का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो आप लोग पेपर देख लें और एनालिसिस करते चले जाएं। पहले तो देखते चले जाएं पेपर, इसके बाद देखेंगे फिर ये अगला क्वेश्चन जिसमें जनसंख्या निकालना है। फिर एक पंक्ति में 17 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बीच में क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग का क्वेश्चन है। और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। ऐसे हम पूरा पेपर देखते चले जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा आरेख भारत गुजरात सूरत के बीच है, ये सब रीजनिंग के पार्ट हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन अभी देखो सब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जिसमें एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के स्पेस को कैद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित में विवरण याद कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन एनालिटिक है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये हमारा बिंदुसार, ये जो पेपर शीट वाले क्वेश्चन होते हैं, पेपर शीट वाले क्वेश्चन है। फिर यहाँ से देखेंगे तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। थोड़ा सा पेपर कॉम्प्लिकेटेड रहा है और टफ रहा है। जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, तो यहाँ पे है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये फिजिक्स का भी उसमें क्वेश्चन आता है। ग्रेट बैरियर रीफ, जैसे यहाँ हम देखेंगे लिखा है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में किस देश के तट पे है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आप लोगों को पता ही होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा 1946 की बात कर रहा है। फिर हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, दोनों तरफ क्वेश्चन है। निम्नलिखित द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका और भारत से अलग। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा जीएस वाला पार्ट इसका सरल है, क्योंकि श्रीलंका और भारत तो आप लोगों को पता ही होगा, ये पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के बीच है। फिर आगे चल रहे हैं और देखते हैं सोनपुर मेला। जैसे देखो सिंपल क्वेश्चन आया है सोनपुर मेला। तो सोनपुर मेला आप लोगों को बहुत विख्यात है, बिहार में लगता है। फिर प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी रहे, लूसन टाइप के भी रहे, और थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीटेड आए। जैसे अंगूर की खेती आप लोगों को पता ही होगा कि विटीकल्चर के नाम से जानी जाती है। सेरीकल्चर हो गया तो रेशम के लिए हो गया। और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 21, निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून। तो खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का झील हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन हम देखते चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जीएस वाला पोर्शन आप लोग देखेंगे तो सिंपल भी आ रहा है। और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। भारत में ये एक क्वेश्चन देखो जनगणना से संबंधित आया हुआ है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, कुमार संभवम निम्नलिखित में किस लेखक की। ये हिंदी वाला पोर्शन से आया हुआ है क्वेश्चन। ये भी अगर आप लोग देखेंगे तो जो हिंदी की साहित्य वाली बुक है वहाँ से रिपीटेड हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। नालको कंपनी के बारे में आया है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, इसके बारे में पूछा हुआ है, क्योंकि अभी पुस्तक मेला लगा हुआ था। इसके बाद फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य। अब बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन आया है कि उत्तर निम्नलिखित में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष पूछा है। तो राज्य वृक्ष आप लोगों को पता ही होगा क्या होगा। बांस तो होगा नहीं, बाज होगा नहीं, बरगद होगा नहीं, अशोक होगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन अकबर का मकबरा। सिंपल क्वेश्चन, वही रटे रटाए क्वेश्चन। तो कहाँ है अकबर का मकबरा, सिकंदराबाद। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे सोहराताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य, ये यूपी से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, ये यूपी के क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 39 नंबर देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। यहाँ देखो करंट के क्वेश्चन बने हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं ना कहीं टफ तो है, क्योंकि जिस लेवल का पेपर होता है
उससे कहीं ना कहीं इसकी मेरिट तो बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे मथुरा में अभी ये देखो चर्चा में बना हुआ था, मथुरा निम्नलिखित में किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। तो ब्रजभूमि के नाम से जाना जाना मथुरा आप लोगों को पता ही प्रसिद्ध है, किसके लिए है, तो भगवान कृष्ण के लिए है। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल भी हैं, थोड़े से टफ भी हैं। टका किसकी मुद्रा है, और विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है, अभी देखो नोटबंदी हुई थी। और फिर ये देखो ये सारे पोर्शन जो हैं ये हमारे जीएस के पार्ट हैं। और हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में कौन सा नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन कहाँ पे किया है। तो ये सब सारे क्वेश्चन अभी करंट के हैं, जल्दी जल्दी बने हैं। कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच प्रवासन किया है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो इतने जल्दी। फिर देखो यहाँ से हिंदी शुरू हो जा रही है। नलिन और राजू शब्द निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची हैं। तो और फिर रक्त रंजित में समास से क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। तो आप लोगों को पता ही होगा जब क्वेश्चन मार्क आता है तो कैसे हो जाते हैं। जैसे हम 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है ना कि क्यों कब कौन से उदाहरण है, तो ये सीधे सीधे किस में चला जाएगा, प्रश्नवाचक में चला जाएगा। फिर हिंदी थोड़ा सा ठीक ठाक आई है, जैसे आए हम मदिरालय संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। फिर निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। और फिर निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग एकवचन में होता है। हे ईश्वर दया करो निम्नलिखित में से, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में से कौन सा कारक है। तो अब जैसे आप लोगों को पता ही होगा हे ईश्वर दया करो, तो इसमें कौन सा कारक होगा, हे ईश्वर दया करो, भगवान के बारे में बात कर रहा है तो इसमें होगा संबोधन होगा। तो इसमें हमारा कौन सा बन जाएगा, अगर हम देखें तो इसमें हमारा संबोधन कारक बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है। विकल्प फिर चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, अभिभाषण में कौन सा है। तिल का ताड़ बनाना मतलब जानते हुए, तिल का ताड़ बनाने का मतलब क्या होता है कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, इसको हम कहते हैं तिल का ताड़ बनाना। परोक्ष का विलोम, ये भी परोक्ष का विलोम क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा या डिस्टर्ब भी होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी ठीक है, हिंदी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फिर राम अभी सोए इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। और फिर यहाँ से फिर शुरू हो जा रहा है हमारा रीजनिंग मैथ वाला पोर्शन। तो मैथ में देखेंगे, जैसे क्वेश्चन मैथ के टफ तो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटिव हैं, बहुत आसानी से आंसर नहीं निकाले जा सकते। लेकिन ये है कि आप लोग अगर प्रैक्टिस लगातार बनाते रहेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करते रहें तो एग्ज़ाम में टाइम टेकिंग होगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूटने तय हैं और वहाँ पे जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितना आप प्रैक्टिस कर पाएँ उतना प्रैक्टिस करें, तभी एग्ज़ाम हम पूरा कवर कर पाएंगे। यहाँ देखो जैसे रीजनिंग वाला बीच में फिर आ गए हैं क्वेश्चन, कंप्यूटर से भी 1-2 रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पेपर कहीं ना कहीं ऐसे ही देखते चले जाएंगे। तो रीजनिंग वाला पोर्शन भी थोड़ा सा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम 125 से 129 देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के लिए चयन करेंगे तो उम्मीदवार, अब इसमें सारे पहली बात तो सारे ऑप्शन पढ़ने होंगे, फिर जाके इसका सोल्यूशन निकलेगा लास्ट में। तो ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेंगे। जैसे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 127 में, तो ये जो क्वेश्चन बना हुआ है 127 का, तो इसमें कहीं ना कहीं अंकित ने VCIT 80% अंक दिया। तो ये हमें जब सबसे पहले ऊपर का पैसेज पढ़ना होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने होंगे। जैसे DI नहीं होता है, डाटा आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन, ऐसे ही करने होंगे। तो कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा टफ है, तो इससे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले तो हमारे अकॉर्डिंग आप लोगों को पेपर को अच्छे से, जिन्होंने दे दिया है वो तो ठीक है, जो भी हुआ वो अच्छा है, लेकिन जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है पेपर को एनालिसिस करें और इसी अकॉर्डिंग कल का पेपर भी आएगा। तो आप लोग पहले देखें और कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा बेटर लगता है उसको पहले करने की कोशिश करें, टफ वाले पोर्शन को कहीं ना कहीं बाद में करें। तो सबसे पहले हमारे हिसाब से तो सबसे पहले जिसकी हिंदी अच्छी है तो वो बंदा फर्स्ट नंबर पे हिंदी करे। हिंदी के बाद जिसकी GS सेकंड नंबर पे फिर वो GS करे, और GS के बाद थर्ड नंबर पे बंदा रीजनिंग करे। रीजनिंग वाले पोर्शन के करने के बाद जब ये तीनों पोर्शन कर ले
उसके बाद वो तुरंत अपना क्या करें, ओमार फिल करे। ओमार फिल करने के बाद फिर वो ओमार फिल करे, फिर मैथ करना शुरू करें और मैथ वाले क्वेश्चन करते जाएं और गोला भरते जाएं। अगर आपके पास लास्ट टाइम में फिर टाइम मिल जाता है तो क्विक रिवीजन करें और जो क्वेश्चन आप ना कर पाएँ उस पर स्टार बनाते जाएं। आपको लग रहा है कि अगर हम ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो यहाँ पे जैसे 147 नंबर है, आपको उस समय दिमाग में नहीं आ रहा है बट लग रहा है कि नहीं ये निकल जाएगा, तो आप इसको स्टार बना के आगे बढ़ जाएं। और फिर जब पेपर हो जाए आपका फाइनली और 10 से 5 मिनट बच रहा है तो आप स्टार वाले क्वेश्चन पे अपना टाइम दें और क्वेश्चन करने के बाद तुरंत गोला फिल कर दें। तो बस ऐसे ही पेपर करें और आराम से हो जाएगा, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। बस यही जानकारी देनी थी। आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें और पेपर एनालिसिस ज़रूर करें और टेस्ट भी लगातार देते रहें। जय हिंद।